नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। दिल्ली के शाहदरा में कल एक रोड रेस के मामले में 19 साल के युवक की 3 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत आरएएफ को तैनात वहां पर कर दिया गया है। हत्या के तीनों आरोपी विशेष समुदाय से आते हैं। वहीं कल ही गैंग वॉर में तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मंजीत के कट्टर विरोधी कपिल सांगवान उर्फ नंदू पर पुलिस ने हत्या कराने की आशंका जाहिर की है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां गैंगस्टरों ने हत्या और फिरौती के लिए युवाओं को चुना। दिल्ली में कई ऐसे भी मामले सामने आए जहां नाबालिगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सवाल यह उठता है, क्या दिल्ली के नाबालिग युवा गैंगस्टर की पहली पसंद बन गए हैं? और क्या नाबालिगों की एंट्री की वजह से दिल्ली का क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ को दिल्ली पुलिस रोकेगी कैसे? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे का मार डाला। सोची समझी प्लानिंग थी। 1 मिनट में कोई कहीं से नहीं आता चक्कू लेके, वो 1 मिनट में ही 3-4 लड़के आए चक्कू लेके। तो ये सोची समझी साजिश थी। ये किस रोड रेज का मसला नहीं है, ये मसला है ये यहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम का, और उस ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है। जो रियान नाम का लड़का, उसने 5 मर्डर करे हैं, वो भी इसी रानी गार्डन में। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो तो समाज में रह के आतंकवादी का काम कर रहा है। मेरे बच्चे को छीन लिया। ये बताइए, ये यश को जानते हैं आप? जी अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके ताऊ को, पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। उनका आरोप है कि आपकी बेटी जो है, उनके बेटे की हत्या की साजिश में शामिल हो सकती है। नहीं सर, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्या बात है क्या नहीं। मुझे 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। उसने तीनों को पकड़ लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश हमने पुलिस विभाग को दिए हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान आज इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज झा हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, आप वामपंथी नेता हैं, उनसे भी बातचीत होगी हमारी। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर टीवी चैनलों पर आप उन्हें देखते सुनते रहते हैं। विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। और वेद भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दिल्ली पुलिस में एसीपी रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ओनिका जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये जो अपराध की घटनाएं देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, ये क्या कहती हैं? आखिर मतलब क्या निकाला जाए इसका? बहुत से पहलू हैं इसके सर। देखिए, जब बात करते हैं अपराध की तो हम जब उठाते हैं मुद्दा तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहती है पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, पॉलिटिकल मत बनाइए, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। कौन सा रंग दें फिर? आप ही ने तो कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम आएंगे, हम अपराध कम कर देंगे। देखिए सर, सिंपल सा एक बात है। अभी रिसेंटली दिल्ली की मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा गया कि अगर कुणाल कामराज जो कॉमेडियन हैं, अगर वो दिल्ली में आते हैं तो क्या आपका क्या कहना है? आपने जवाब उनका सुना होगा जो बहुत वायरल है। उन्होंने कहा था अपने रिस्क पे आइए। उनको टोका गया कि मैडम आप मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रही हैं आप ये? तो जब रवैया ये रहेगा
जब विल पावर ही नहीं है इन चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? विश्व में दिल्ली का नाम कैसे उठ रहा है कि एक अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, क्राइम सिंडिकेट, इन नामों से कैपिटल को पुकारा जाएगा क्या सर अब? और आप दुहाई देती हैं कि हम 100 दिन में हमने ये कर लिया, वो कर लिया। आपके पास पहले भी थे, अब तो पुलिस भी आपके पास है। पिछली सरकारों में ये रहा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली में है। हम जानते हैं कि मुश्किलें आती हैं, हम जानते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन हुआ पिछली सरकारों के साथ, लेकिन अब तो इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई अड़चन नहीं। अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रही हैं, ये वैलिड पॉइंट है आपका कि अब तो कोऑर्डिनेशन भी है, एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार भी है, राज्य में भी, केंद्र में भी। संगीत रागी जी, इसके बावजूद अगर अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, मतलब क्या निकाला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अपराध को अभी जितनी भी सरकारें होती हैं, जब भी बात आती है तो उसको स्टैटिस्टिक्स में लेकर के बात करना शुरू करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई अन्य सरकारें हों। आप देखेंगे कि कहना शुरू कर देंगे कि देखिए अपराध का जो ग्राफ था वो चोरी में तो बढ़ गया है, लेकिन जो विमेन के खिलाफ जो रेप का केस है या मर्डर का केस है, इसमें कम गया है। पहले के स्टैटिस्टिक्स और कांग्रेस के ज़माने से तुलना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि अपराध यदि बढ़ रहा है तो उसमें पुलिस की नाकामी झलकती है, और मुझे लगता है कि यदि पुलिस सचेत इस मामले पे हो जाए, पुलिस का नियंत्रण ठीक से हो, तो अपराधों को रोका जा सकता है। और इनका अपना खुफिया विभाग होता है, इनका अपना इंटेलिजेंस विंग होता है, इनके नेटवर्क होते हैं जी, जिसको लोकल इनके इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं। इन सब की जानकारी के बजाय तो ये फेल हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं जिस एफिशिएंसी से इनको काम करना चाहिए, नहीं होने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त समाज हो जाए, ऐसा कहीं न होता है, न हुआ है, न आने वाले दिनों में होगा। लेकिन यदि महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, यदि मर्डर हो जा रहा है, यदि चेंज की छेना छपटी होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, और ये सवाल दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल उठता है, और ये वाजिब होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस में बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, कॉम्पिटेंट लोग तो हैं, लेकिन अगर वही चीज एक्शन में दिखे तब ना विक्रम सिंह जी, तभी तो माना जाएगा ना कि हाँ इतने कुशल अधिकारी हैं, सक्षम लोग हैं फोर्स में। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आदरणीय संगीत रागी जी ने जो बातें कही हैं उनको आगे बढ़ाता हूं, और मेरे बाद मेरा निवेदन होगा कि मेरे सहयोगी इलस्ट्रियस वेद भूषण जी से जरूर पूछेंगे जो मैं सवाल सबके सामने कह रहा हूं। पुलिस बल बहुत अच्छा है, काम करने का एक वो वैक्यूम में काम नहीं करता, एक इकोसिस्टम में काम करता है, और कोई भी पुलिस बल जो है उसको कोई तर्क देने का कोई औचित्य नहीं है। ये होगा, हम तब ये करेंगे अगर अपराध बढ़ रहा है, तो सीधी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, कोई भी तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहता हूं इत्तेफाकन अगर कोई जुर्म हो जाए तो ठीक है, उसका नामन कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से बेखौफ होकर के लेडी डॉन पिस्तौल चमका करके सोशल मीडिया पे अपराधी हथियार के साथ अगर घूम रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? खुले आम आपने एक प्रेम प्रसंग को एक्सीडेंट बना करके मुरब्बे की तरह आपने मृतक के ऊपर चाकू, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वेद भूषण जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने भी वो दिन देखा हो कि हम लोग जब ऐसे लोगों को बुलाते थे तो थाना साफ करना पड़ता, क्योंकि वो पतलूने गंदी कर देते थे, वो और उनके पैरोकार खौफ से पतलूने गंदी कर देते थे। वो खौफ कहां चला गया? दूसरी चीज, आपने दिल्ली के एक हाईकोर्ट जज के यहाँ 14 करोड़ रुपए जली नकदी मिली, तब तो ये कहा गया कि साहब चूंकि उनको एक इम्यूनिटी मिली है, हमने FIR नहीं की। अब तो 64 पन्ने की रिपोर्ट भी आ गई, अब कौन सी इम्यूनिटी है? आपको कौन रोक रहा है? किस बात का आपको खौफ है कि आप उस जज के खिलाफ आप FIR नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये काम अगर करना चाहे तो 1000 कारण करने के, न करना हो तो 1000 कारण है न करने के। मैं ये चाहूंगा एक प्रशासन नंगी तलवार की तरह आ जाए, और ऐसे जितने हैं इनकी दिल्ली में मुश्किल से 200 ऐसे अपराधी हैं, इन 200 के ऊपर 400 आदमियों की टीम बनाइए। ये दिल्ली पुलिस वो है जो आसमान के तारे तोड़ कीजिए। 10,000 आप सही कह रहे हैं, ये वही दिल्ली पुलिस है, देश की राजधानी को जो सुरक्षित रखती है, महफूज रखती है। वेद भूषण जी, आप तो इस फोर्स का हिस्सा रहे हैं, फिर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही तो कहां कमी आपको नजर आती है?
या इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, 100% मैं सर की बात से एग्री करता हूं, परंतु ये तमाम जो आंकड़ों की जो जादूगरी है, आंकड़ों पर यदि हम जाएं तो आप देखें कि क्राइम दिल्ली के अंदर कम हो रहा है, और खासतौर से जो हीनियस क्राइम है, मर्डर है, रेप है, डकैती है, उनके अंदर 99% केसेज वर्कआउट हो गए। तो इसलिए मेरा कहना आनंद जी ये है कि हर केस को अलग तरीके से देखा जाए। अभी आपने 2 केसेज का जिक्र किया जिसमें नाबालिग बच्चे के साथ एक अपराध हुआ, जो क्रिमिनल है बच्चे के, उसके साथ में पुलिस की बहुत सारी कानूनी मजबूरियां हैं, उसके खिलाफ उस तरह से उसको दंडित और उसका ट्रायल नहीं हो सकता, उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से एक पेशेवर अपराधी की हो सकती है। दूसरा एक मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि बैठा हुआ कहीं अमेरिका कनाडा से उनके गुर्गे वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हर केस अपने आप में दूसरा है। कलकत्ते के अंदर जो केस हुआ, पहले आरजी कार हुआ, अब दूसरा केस एक लॉ स्टूडेंट के साथ हुआ। तो हर केस की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, दिल्ली पुलिस एक बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है, एक पुलिस फोर्स है। नहीं, चूंकि आपने कोलकाता का जिक्र किया, वेदभूषण जी, चूंकि आपने कोलकाता का जिक्र कर दिया, तो मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी से मुझे यहां से एक सवाल पूछ लेना चाहिए। विवेक जी, ऐसा है क्या कि जो आप लोग विपक्ष के नेता हैं, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है यानी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर आप लोगों को अपराध नहीं दिखता है? जिन राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं, जहां पुलिस बीजेपी सरकार के पास है, वहां पर अपराध आपको ज्यादा दिखता है? चश्मे में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप जो है अपने ट्रैक रिकॉर्ड अगर खराब हो रहा है आपका, उसको संभालने के लिए दूसरे राज्यों को करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 महिला उत्पीड़न के केस हैं एक साल में, 2022 एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं, और ये आंकड़ा बढ़ा है। तो क्या करें इसमें साहब? क्लीन चिट दे दें? और ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जरा बताइए, आप डिबेट करवा रहे हैं, यहां पे बीजेपी का प्रवक्ता कहां है? जो पार्टी दिल्ली चला रही है, जो रूल कर रही है, वेयर इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी ऑन योर डिबेट? और क्यों भागे फिर रहे हैं? जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस है, तो सरकार का नुमाइंदा आपकी डिबेट से मुंह क्यों छुपा के गायब है? वो इसलिए गायब है क्योंकि नाकामयाब है। दूसरी बात, ठीक है, हम पुलिस को जरूर एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि साहब आपने एक्ट किया या नहीं किया, या क्यों गैंग वॉर बढ़ रहा है। पॉलिटिकल संरक्षण भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसा कि यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टेड एक्स डीजीपी साहब ने भी बोला, विक्रम सिंह जी ने, बहुत आदर हम इन लोगों का करते हैं, हर डिबेट में इनसे सीखने को मिलता है हम लोगों को। पुलिस संरक्षण पॉलिटिकल संरक्षण है, इसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इकोनॉमिक कारण है, क्राइम कब फैलता है? जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज्यादा है। एक जज है, उसके यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, एक्शन नहीं हुआ अभी तक। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं युवाओं के सामने? पूरे समाज की बात कर रहा हूं, इसमें कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन आपने इतनी जो बात कही, इसमें आपने ममता बनर्जी से संबंधित जो सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल से संबंधित, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि वहां पर जो अपराध की घटना हुई, एक बार फिर से गैंगरेप की घटना सामने आई है, और कल्याण बनर्जी जवाब दे देते हैं कि भाई दोस्त है, कोई रेप कर दे तो क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला आपने। बिल्कुल वो बोला, संदेश खाली के भी बोला, वहां भी वृंदा करात पहुंची, हर जगह हमने बोला क्राइम क्राइम है। लेकिन क्राइम को धर्म के चश्मे से देखना, जाति के चश्मे से देखना, ये गलत है। पॉलिटिकल संरक्षण है, उसको खत्म करिए, और रोल मॉडल मत बनिए युवाओं का, और इकोनॉमिक जॉब्स दिलाइए जिससे क्राइम का आंकड़ा कम हो। जब नौकरियां नहीं होती हैं और ये पता है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब, तो क्राइम बढ़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था में क्राइम हमेशा बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है। इफ यू डोंट हैव जॉब्स, यू जाएंगे क्राइम पे, आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पुलिस को आप देते रहिए। अच्छा, दिक्कत रामकृपाल जी वहां तो नहीं आ जाती है जब अपराधों में भी इस तरीके से होने लगता है कि मेरे राज्य का अपराध, इस पार्टी के शासन का अपराध, उस पार्टी के शासन का अपराध, यहां दिक्कत आती है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया, जो एसीपी साहब दिल्ली के रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिगर अगर आप देखेंगे तो कम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, दिल्ली में जो अपराध होते हैं, निश्चित तौर पर जब भी कुछ होता है तो पुलिस पे ठीकरा फोड़ा जाता है, वो स्वाभाविक है और पुलिस को तो करना चाहिए। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, जितने लोग पकड़े जाते हैं, जो भी कोई ये देखता है कि अदालतें का उसके बाद क्या रुख रहता है, मतलब टोटल जितने केसेस आते हैं उसमें पनिशमेंट कितनों में होता है, प्रोसिक्यूशन कितनों में होता है। दूसरी बात, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ लाख आप कहिए, यहाँ हर इवन मिडिल क्लास का बंदा जो है गुंडा टाइप का, उसके भी कोई न कोई रहनुमा निकल जाएंगे। जहाँ पे स्टेट कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी, अब आप समझ सकते हैं ना कि हर बंदा और कई तरह का
जिस तरह के अभी कम्युनल क्लासेस हुए थे दिल्ली में, सारी चीज़ें, मैं आप ही के चैनल पर अभी जो सीलमपुरी में घटना हुई थी वहाँ भी गया था। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस के सामने भी एक ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि अगर कहीं से इंटरफेरेंस नहीं हो तो कोई भी पुलिस निश्चित रूप से उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसका एक, जिसको कहते हैं ना, एक हनक रहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी है, योगी आए तो कोई पुलिस अलग से अपनी नहीं लेके आए, वही पुलिस है जो मुलायम के राज में, अखिलेश के राज में थी, वही पुलिस है जो जिस तरह का, मैं रियलिटी पर नहीं जाता लेकिन परसेप्शन में आज कहीं भी हो कहा जाता है नहीं, लेकिन उस पर भी तो सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, कृपाल जी, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया अगर अपराधियों पर काबू पाने के लिए, निश्चित रूप से मैं उस पर नहीं, बुलडोजर पर सवाल खड़े हुए, नहीं, पुलिस सख्त हो जाए तो उस पर भी सवाल नहीं। मैं केवल ये बात कहता हूँ पेटी क्राइम, जो इस तरह के क्राइम होते हैं, जो योगी सरकार में हो रही है। एक मिनट आता हूँ भाई आपके पास, बोलने दीजिए जयराम कृपाल जी। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि देखिए वो चीजों को, क्योंकि जब घटनाएं लगातार होती हैं किसी भी जगह पे, तो पब्लिक कोई डेटा देख करके नहीं जाती, ये सेंटिमेंट हो जाता है कि अचानक जैसे 2 या 3 वारदातें होती हैं तो लगता है कि अपराध बहुत बढ़ गया है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, निश्चित तौर पर पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और जो गरीबी वाली बात विवेक जी कह रहे थे मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए दिल्ली उतनी गरीब नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो राज्य पिछड़े हुए हैं शायद वहाँ इस तरह के क्राइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर पुलिस बहुत भयानक दबाव में भी काम करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर, पॉलिटिकल इसलिए काम नहीं कर पाती है दिल्ली। नहीं, दूसरा मेरा कहना है अदालतों का सबसे बड़ा, जिसको कोई नहीं देखता, एक अपराधी, मैं खुद मैं एक मुकदमे में कहीं गया हुआ था तो मैंने देखा कुछ लोग पकड़ के आए थे, वो पॉकेट्स वाले थे क्या, हंस रहे थे, बोले हमारा तो बता हुआ अभी जमानत मिल जाएगी, हम फिर यही करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा एक नक्शा जिस तरह चलता है, कहीं ना कहीं मेरा जो कहने का अर्थ ये है कि अदालतों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कितने लोग उसमें पनिश हो रहे हैं। अगर अदालतें पनिशमेंट देना शुरू करें तो कम से कम, लेकिन अदालत तो तभी पनिशमेंट देगी ना जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तमाम सबूत वहां पर रखेगी। मेरा कहना है जो हमारा बड़ी भूमिका, जल्दी से आनंद जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अभी सर ने भी बोला, बिक्रम सिंह साहब ने बोला, अभी कैश कांड के बारे में बात हो रही थी, आज तक FIR नहीं हुई और होनी चाहिए, परंतु अब आप देखिए हास्यास्पद स्थिति यह है, जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वहां पर आज प्रॉपर एक DG नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के अंदर 31 जुलाई को कमिश्नर साहब रिटायर हो रहे हैं, ये नहीं पता कमिश्नर दिल्ली से आएगा कहीं बाहर से ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली तो के क्या इसका असर फोर्स पर पड़ता है? असर पड़ता है बिल्कुल। अच्छा। आप किसी आदमी को दिल्ली में आप ले आओ, उसको हौजकाजी में हौज खास में फर्क ना लगे तो कैसे पुलिसिंग हो पाएगी? तो इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक मामले भी हैं और न्यायालय भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से न्यायालय के अंदर अब वर्मा केश कांड ने तो बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया, बिल्कुल जुडिशरी को नंगा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस को कह सके कि आप इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा जज साहब के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, बनती थी, और इस तरह की बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कुछ वजह और हो सकती है, देश की सबसे बड़ी अदालत है और बहुत अच्छे फैसले वहां से आए, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल ऋतुराज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। ऋतुराज जी, दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि अपराध की घटनाएं कम हुई है, ठीक है, इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। देखिए मेरे पास आंकड़ा है क्राइम की घटनाओं को लेकर, जो आंकड़ा जारी किया गया साल 2015 से लेकर साल 2024 तक, मर्डर की घटनाएं 2015 में 570 थी, अब वो 504 हैं। डकैती के बारे में जानकारी इसमें दी गई है, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल के महीने में, उसके आधार पर आंकड़े बता रहा हूं। डकैती की घटना 75 से 29 पर पहुंच गई, लूट की घटना 7407 से 1510 पर आ गई है, और रेप के बारे में जानकारी दी गई कि 2199 मामले आए थे 2015 में सामने, अब 2076 सामने आए हैं। इसमें हालांकि कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। ऋतुराज जी, देखिए NCRB की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप होता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मर्डर होता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा चोरी चकारी होती है, दिल्ली में सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशे का धंधा चलता है। आज दिल्ली के अंदर में पिछले लगभग 11 सालों से, अब तो खैर दिल्ली में 4-4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, निगम की सरकार आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, सब कुछ आपका। इसके बावजूद भी
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, और 10 सालों में कम से कम 1000 बार तो विधानसभा तक में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी है कि दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल बन गया है, रेप कैपिटल बन गया है, गैंगस्टर कैपिटल बन गया है, ड्रग कैपिटल बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई मर्डर ना होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जब व्यापारियों से फिरौती ना ली जाती हो। पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर में ऐसा जकड़ लिया गया है। आप उठाकर देख लीजिए, शाम को आप अगर सब्जी लेने जाएंगे तो आप गले में चैन नहीं पहन सकते हैं, आपका पर्स छीन लेगा, आपका फोन छीन लेगा, चैन स्नैचिंग हो जाएगा। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ की गलियों में जो है अवैध रूप से शराब न बिकती हो, ड्रग्स ना बिकता हो। लेकिन वेदभूषण जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें दिल्ली में तो आप देखते हैं, पंजाब में नहीं देखते हैं आप। पंजाब में राम राज्य है, यही सेलेक्टिव अप्रोच जो हो जाता है, वहाँ कोई ऑफेंस नहीं है, ड्रग्स तो है ही नहीं वहाँ पर, ड्रग्स तो कोई पीता ही नहीं है वहाँ, ना स्मगलिंग होती है ड्रग्स की। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो पंजाब करने लग जाते हैं। अरे पंजाब में हमारी सरकार है, ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली में क्राइम कम हुआ है। ऋतुराज जी थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा एनसीआरबी का नाम लिया, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। आप डाटा चिल्ला रहे हो ना, एनसीआरबी का डाटा पढ़ के नहीं आए आप, मजबूरी आपकी ये है। केवल आम आदमी पार्टी का इसलिए बेड़ा गर्क हुआ क्योंकि आप बिना तैयारी के आते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। आप एनसीआरबी को बोल रहे थे, एनसीआरबी का डाटा देखिए, क्या डाटा बोलता है आप देखिए। एनसीआरबी की बात उसमें तो ट्रस्ट करते हैं ना आप, अरे सुन लो उसको तो ट्रस्ट। आप मैं तो सुन रहा था, आपने एनसीआरबी की बात की, एनसीआरबी का डाटा अभी आनंद जी ने आपको बता दिया। सुन लो भाई, सुन लो, हल्ला करने से विषय नहीं भटकता। सुनते चले गए आप लोग तो दिल्ली से। दिल्ली के अंदर में कोई ऐसा पंजाब की भी सुनेंगे, मर्डर नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जब रेप नहीं होता हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वर्कआउट परसेंटेज क्या है? ऋतुराज जी आप बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं मर्डर केस में वर्कआउट परसेंटेज क्या है? ऋतुराज जी ये सवाल का जवाब दीजिए, क्या मर्डर में वर्कआउट परसेंटेज दिल्ली पुलिस का क्या है? क्या आपके पास कोई फिगर है? तैयारी के साथ आए हैं क्या कुछ? बताइए। चैनल पर बैठकर लोगों को बरगलाना बंद करो। आप बताओ ना, आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो अपना ज्ञान बांटिए। ये कह रहे हैं ऋतुराज जी, एक मिनट, ठीक है वेदभूषण जी, ऋतुराज जी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सुन तो लीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मुझे तो सुन लीजिए कम से कम। अरे सुन लीजिए ऋतुराज जी, सुन लीजिए। अरे धारा प्रवाह बोले जाएंगे, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा ऐसे। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इनका कहना है, वेदभूषण जी का, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहे, एसीपी जैसे पद पर वहां रहे। ये कह रहे हैं कि आप आंकड़ों की जुबानी बात करिए। दिल्ली में क्राइम की घटनाएं घटी हैं, ना कि बढ़ी हैं, और अपराध मुक्त कोई समाज नहीं हो सकता है कि शून्य पे आंकड़ा पहुंच जाए। मुझे पता है वो दिल्ली पुलिस में रहे हैं, मुझे पता है संडे को भी शाखा में जाते हैं, उनका परिचय आप मुझे मत दीजिए। मैं आज तक नहीं गया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं ऋतुराज जी। आपके यहाँ से ऑफर आई थी केजरीवाल की तरफ से जब मैं रिटायर हुआ था, मैं आपकी पार्टी में भी नहीं गया हूँ, आरएसएस की किसी शाखा में नहीं गया हूँ, आज तक पूरे जीवन नहीं गया हूँ। अरे सुन लीजिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। आज यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हो रही है, आज यहाँ पर में मर्डर की बात हो रही है, आज यहाँ पर इसलिए हो रही है बात कि भाई दिल्ली को रेप कैपिटल इन्होंने बना के रख दिया, 4 इंजन की सरकार है। अरे कुछ काम करो, उधर उधर की बात करने से क्या मिलता है भाई? आप यहाँ पर देखो, रोज अखबार भरा पड़ा है, आज यहाँ मर्डर। चलिए मैं विक्रम सिंह जी के पास अब जाना चाहूंगा, इस आपसी तूतू में से बाहर निकलते हैं। विक्रम सिंह जी, कोई भी समाज बिल्कुल अपराध मुक्त होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति वही होती है, एक जो हम आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेकिन व्यवहारिकता के लिहाज से देखें तो अपराध की कुछ ना कुछ घटनाएं तो सामने आ ही जाती हैं, उसको हम नहीं रोक सकते, व्यवहारिकता के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। लेकिन पुलिस ऐसा क्या करे कि अपराधियों के मन में खाकी का खौफ हो? अखिलेश जी, अभी तक बहुत सारी बातें हुई अपराध और अपराध के आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले ये देख ले, आंकड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस ये पुलिस एक्ट में भी दिया है, बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपके आंकड़े, वेदभूषण जी ने बड़ी माकूल बात कही, आंकड़े पढ़ना, उसका मूल्यांकन एक विज्ञान भी है, कला भी है। एक हमारे आदरणीय पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या है, अब उत्तर प्रदेश का मुकाबला अगर आप पुडुचेरी, गोवा, दिल्ली और यूनिट करें, कुछ नहीं होगा। यूपी अगर कंट्री होती तो 30 सबसे बड़ी कंट्री होती, उसको आप भाग दीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से, तो पर लाख आपको फिगर मिलेगा, तो आप मालूम पड़ जाएगा यूपी कहां स्टैंड करता है। वो तो वही बात है कि आपने 2 व्हीलर और ट्रक का मुकाबला किया। अब हम बात आते हैं आंकड़ों की। आईपीएस को इंडियन पुलिस सर्विस भी कहते हैं और इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं।
हम लाख आंकड़े दे दें, लेकिन जनता अगर अपने को असहाय असहज कह रही है, आपके सारे दावे बेकार और बेमानी है। जनता की विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता अगर है, आप जनता की सेवा सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है, तो आपके आंकड़े कुछ भी कहें, और जनता के अगर अपने को सुरक्षित मान रही है, वो आपकी उपलब्धि है। आंकड़े तो आज आप कह दीजिए, वेद बता देंगे, आप जैसा आंकड़ा कहें मैं वैसे आंकड़े आपको पेश कर दूंगा। ये कौन सी, ये तो जगलरी है फिगर्स की। अब बात आती है, वेद भूषण जी न केवल एक अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे हैं, बल्कि पुलिस विषयों के ऊपर एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं। तो कम से कम ये हम उनका मान सम्मान दें। न वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, न मैं किसी, बल्कि जब मौका आता है, तो जब किसी ने कोई त्रुटि की है तो फिर हम उसको बख्शते भी नहीं। आज दिल्ली पुलिस को मैं असहज देख रहा हूं। जो स्वायत्ता होनी चाहिए वो उनको नहीं दी, और यहां तक कि आप पूछेंगे जो उनके पास अधिकार थे लाइसेंसिंग के, वो भी उनसे परसों ले लिए गए। आप एक तरीके से तो आप उनके जो शस्त्रागार के मैगजीन और कारतूस कम कर रहे हैं, फिर कहते हैं ये अपराध हो रहा है। उनको और सशक्त बनाना चाहिए था, दिल्ली पुलिस को और सामर्थ्यवान बनाना चाहिए था, संसाधन देने चाहिए थे, और उन्हीं के काडर के ऑफिसर्स को लाना चाहिए। जो बात वेदभूषण जी ने नहीं कही, आप ला सकते कानून। विक्रम जी, बीच में एक चीज मैं जोड़ दूं, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, पुलिस बढ़िया से काम करे उसके लिए? बेशक। पुलिस सुधार 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार आया, केवल 7 बिंदु थे उसमें, और उसमें कोई वित्तीय बोझ नहीं था, लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र उसको होने नहीं देंगे। यहां बैठे मैं उनसे पूछूंगा, आप जिस दिन कर देंगे आप अमर हो जाएंगे, लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र, क्योंकि मैं तो यहीं का पैदा हुआ बढ़ा हुआ, लंदन से तो आया नहीं हूं, तो कहते हैं भाई साहब जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू कर देंगे उस दिन हम भी कोई और काम धंधा ढूंढ लेंगे, क्योंकि जिस दिन पुलिस उभर जाएगी तो हम राजनीति कहां करेंगे। हमारी राजनीति दरअसल चलती ही है इस विकलांग और लुंज पुंज पुलिस व्यवस्था से। तो आपके सामने दर्पण मैंने रख दिया। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार आया था, 20 साल होने को आ रहा है, और पहले का काम हमने किया नहीं, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ओनिका जी, दिल्ली देश की राजधानी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, पूर्ण राज्य का उसको दर्जा नहीं मिला है, लेकिन देश की राजधानी है। इसके बावजूद अगर यहां पर अपराध की घटनाएं होती रहेंगी तो पूरे विश्व में भी तो एक गलत संदेश जाएगा। एग्जैक्टली सर, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था। देखिए, कैपिटल एक प्रेस्टिजियस जगह होती है किसी भी कंट्री के लिए, और वो सैलानी भी आना चाहते हैं, मॉन्यूमेंट देखना चाहते हैं, और वो सब डेट्रीमेंटल हो जाते हैं जब ये चीज़ें वो सुनते हैं। सर, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सेंसिटिव है नेशनल कैपिटल, बिकॉज यहाँ पार्लियामेंट भी है, इसमें बहुत सी और एम्बेसीज भी हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को एकदम दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पुलिस हर जगह नहीं हो सकती सर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है होम मिनिस्ट्री। क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है इनके पास सर? क्या इनके इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आते कि फलाना फलाना गैंगस्टर एक्टिव हो गए हैं? तो उस इंटेलिजेंस को यूज़ करके उनको क्रैकडाउन क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। देखिए, जब आप ये दुहाई देते हैं कि डबल यूपी में पॉलिटिकल विल है कि नहीं पुलिस? वहां पे क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस की सख्ती दिखती है अपराधियों को लेकर? पुलिस की सख्ती दिखती है, पर बहुत टिल्टेड दिखती है। मैं खैर वहाँ नहीं रहती हूँ, मेरे खैर वहाँ पर परिचित भी रहते हैं, लेकिन बहुत टिल्टेड हैं। और जैसे किसी ने कहा अभी कि धर्म को देख के अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो एक बार शायद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मैं तो कपड़ा देख के पहचान लेता हूँ, वेशभूषा देख के पहचान लो किसको है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब आपका मुखिया, ये आंकड़ा कहाँ से प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़ा आप कहाँ से लेकर आई हैं? कुछ ऐसा आंकड़ा है क्या कि अपराधियों को धर्म के आधार पर तय किया जा रहा है कि कौन अपराधी है कि नहीं है? देखिए, बुलडोजर चलता है, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर ऑब्जेक्शन उठा था, बड़ा आइडेंटिफाइड था। लेकिन मैं उस चीज पे अभी इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहती। नहीं, डिटेल में जाना चाहिए ना, क्योंकि इस तरीके की बातें जो होती हैं उससे समाज भ्रमित भी होता है। जब आप लोग कहते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग, कांग्रेस भ्रमित नहीं होता, वो रियलिटी है। आप जब ये कहती हैं कि धर्म के आधार पर वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उसको फिर आप बताइए ना आंकड़ों के जरिए, उसको साबित करिए। फिर आप आइडेंटिफाई करके देख लीजिए कैसे कैसे चिन्हित करके किया जाता है। नहीं, ये तो एक रनिंग कमेंट्री है। मैं कह रहा हूं आंकड़ों के जरिए आप दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है मैडम। देखिए, हर चौथे दिन किसी न किसी कॉलोनी पर बुलडोजर चल रहा है, तो कोई धर्म को देखकर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि राजधानी आप खुद ही कह रही है कि राजधानी की इमेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल इमेज होनी चाहिए। जहां भी चाहे झुग्गी डाल दें, जहां भी चाहे धर्म के नाम पर कब्जा कर लें, वो नहीं चलेगा, तो उसका भी दर्द होता है। सुनिए, पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर चलेगा, दिल्ली में भी
चलेगा, यूपी में वो गलत काम करेंगे, चाहे किसी भी धर्म बिरादरी जात से हो, उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन बनता होगा अदालतें भी लेंगी और पुलिस भी उसका एक्शन लेगी उसके लिए। उसमें इतना दर्द वाली बात ना, इतना पेन ना लो उसके लिए। जो सरकार का काम है सरकार को करने दो। ये धर्म जाति फला इनको पुलिस और अदालतों के बीच में ना लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा होने का। तो कौन सा आपने सॉल्व कर दिया केसेस? बातें करते हैं धर्म की बात आप कर रहे हैं। कौन से केसेस नहीं हुए? आप लेके आए डाटा, मुझे बताइए कौन सा केस वर्कआउट नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर आप रहती है, दिल्ली के अंदर बताइए कौन सा हीनियस ऑफेंस है जो भी वर्कआउट नहीं हुआ। चले आप आपका मैं ज्ञान टेस्ट कर लेता हूँ। आप बताइए कौन सा मुकदमा जो दिल्ली में मर्डर का, रॉबरी, डकैती का हुआ है, उसमें कौन सा केस अनवर्कआउट है? एक भी केस आप बताइए जो आपकी नॉलेज में है जो वर्कआउट नहीं हुआ है। सारे केस सुलझ गए हैं। वेदभूषण जी को मुझे लगता है 99% मर्डर के केसेस वर्कआउट है। 99% बताएं मैडम एक मुकदमा मर्डर का कि भला मुकदमा वर्कआउट नहीं हुआ है। आप प्रोफेशनल की बात करते हैं तो इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है, रामकृपाल जी सुनिए जो लोग कहते हैं दिल्ली में, देखिए जरा। नहीं देखिए, बात चैनल में जैसा कह रहे थे वेद जी, ये बात सही है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली अगर फिगर और सारी चीज़ों से, लेकिन बात वही जैसे विक्रम जी कह रहे थे ना कि परसेप्शन। देखिए जो अगर ऐसा लग जाता है कि ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर पुलिस इफिशिएंट है, लेकिन जब आप फिर समझ लीजिए यहाँ कम से कम हजारों भूतपूर्व और वर्तमान एमपी होंगे कि कितने, मतलब वीआईपी का पूरा एक क्षेत्र है और कहीं ना कहीं से आप समझ लीजिए तमाम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। नहीं, दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पैसे का इंटरफेरेंस, और ये तो तय जान लीजिए कि कोई गैंगस्टर या माफिया बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी बड़े हाथ के, बर्दाश्त के पनप नहीं सकता है। ये बात चाहे आप स्वीकार करें ना करें, हर जगह ये होता है। एक तो इस मामले में कम से कम यह होना चाहिए कि पार्टी लाइन से, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके, और चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये जो पेटी क्राइम्स और इस तरह की चीज़ चलती हैं बहुत हद तक, उनमें छोटे छोटे मध्य वर्ग के लोग भी, नेताओं की तक आपकी पहुंच है, फलाना चीज़ है, निश्चित तौर पर होता है। और एक ऐसा नेक्सस है, मैं अदालत का तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कभी भी ये देखिए, जैसा भाई साहब कह रहे थे कि पुलिस तो वर्कआउट कर लेती है, सजा कितनों को मिल पाती है। आप ये देखिए ना, जब ये कोई आदमी इस तरह सड़क पर जा करके क्यों कर लेता है, पैसे वाला जो है रोता चला जाता है, उसको पता है कि अल्टीमेटली आज 4 दिन तक मीडिया फॉलो करेगा, 5वें दिन सब भूल जाएंगे। और अपराधी, कितने अपराधी हैं जिनको सजा मिली है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो एक जो पूरा नेटवर्क है, नेक्सस है, ये उसका परिणाम होता है। रही बात इसकी, मैं खुद इस बात का हूँ कि दिल्ली में पुलिस जो है राज्य, वो केंद्र के अधीन है। मैं मानता हूँ कि वो राज्य के अधीन नहीं जाएगी, लेकिन केंद्र को भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए निश्चित तौर पर। बहुत उसमें या तो कोई ऐसा हो, सीधे गृह मंत्री तक बात जाती है, पॉलिटिकल मामला हो जाता है, तो दिल्ली की व्यवस्था में है बहुत, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि 24/7 कोई पॉइंट पर्सन ऐसा हो जो बिल्कुल इसको, पुलिस को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जो बॉस होना चाहिए एक तरीके से, मैं कहूं आम भाषा में, वो दिल्ली सरकार के पास ही है। ये राज्य में जैसे इस तरह की मांगे आने, पूर्ण राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। पूर्ण राज्य जितने भी हैं, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ वेदभूषण जी, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस उनके पास है। दिल्ली का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी चूंकि दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में और राज्य में, इसलिए इस लिहाज से बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए समन्वय के लिहाज से। बहरहाल प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चल लेते हैं। संगीत रागी जी, आप लंबे वक्त से दिल्ली में हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते भी होंगे, समझते भी होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस तरह की चीजों को देखते सुनते रहते होंगे। क्या आपको भी लगता है कि पुलिस का इकबाल हाल के दिनों में कमजोर हुआ है यहाँ पर? देखिए, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं 87-88 में जब दिल्ली पुलिस को देखता था और आज देखता हूँ, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और जो दिल्ली पुलिस की जो इमेज थी उस पर भी बहुत एक आघात लगा है। लेकिन जिस क्राइम रेट के बारे में आप बात करते हैं, वो एक कोई उसके लिए एक संस्था जिम्मेदार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ जो डीजीपी साहब का, लेकिन सिर्फ ऑटोनोमी होने से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो बहुत ऑटोनॉमी है, लेकिन अब पासपोर्ट देने आने से लेकर के और सारी चीज़ों के लेकर के जो इलीगल लोग एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रहे हैं उसमें कौन सा पुलिस पर नियंत्रण किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस करप्ट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप ट्रैफिक पुलिस पर, वहाँ पर तो कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को यदि आप निकल जाए कार लेकर के तो आप पैसे वसूलते हर कोने पर आप देख लेंगे। और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट से ज़्यादा उसको इस बात पर ध्यान रहता है कि कहाँ पर चुप करके हम पैसे वसूला जाए, कहाँ पर हम उसको पकड़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक वायलेट कर रहा है तो उसको दंडित मत कीजिए। एक और बात जिक्र कर रहा हूँ, अदालतों का जिक्र आया, वो बहुत वैलिड जिक्र है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने अपने एक स्टूडेंट का देखा, 1.5 साल पहले उसका मोबाइल छीन करके एक चोर, उस चोर को उसने पकड़ लिया, आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में कौन सा नागरिक जो है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती थी कि ऐसे लोगों को यदि लाया जाता है तो एक मामले में 20 दिन में 30 दिन में आप जान जब्त करके उसको सीवियर पनिशमेंट देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोर्ट अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाता है, और सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में यदि कोई है तो उसे हम कहने में कोई गुरेज नहीं होने चाहिए कि जो निचली अदालतें हैं उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को जरा ध्यान देना चाहिए। बार बार पुलिस पर ठीकरा छोड़े, बार बार अन्य संस्थाओं पर, तो अदालतों को भी जरा ध्यान देखें कि अदालतें कितना इन मामलों में संवेदनशील हैं। देखिए, ये जो प्रभावशाली लोग हैं शायद इससे 2-4 ना होते हों, नहीं तो अपने देश में तो हालात ये भी हैं कि किसी के साथ अपराध हो जाए, उसको उस समस्या का समाधान मिले ना मिले, अपराधी पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, पहली चुनौती तो ये होती है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो पाएगी कि नहीं। इस तरीके के हालात होते हैं, वो घूमता रहता है, थाने के चक्कर लगाता रहता है, मुश्किल से जाके एफआईआर दर्ज करवा पाता है। विक्रम जी, इन सब के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मतलब कुल मिला जुला के क्या क्या फिर करप्शन है इसके पीछे? देखिए, मैं जो बातें कह रहा हूं, मैंने सबसे ज्यादा अपना पूरा जीवन पुलिस वर्किंग में और आज भी पुलिस से मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं। आप इतने वरिष्ठ, आप संपादक हैं, देश के इतने पहुंचे हुए लोग आपके पैनल पे हैं, इनसे कहिए जाके एक एफआईआर लिखा के दिखा दें। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, एफआईआर लिखाना उतना आसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, अब हम बात आते हैं इसकी जो आदरणीय संगीत रागी जी ने कही। हर जगह ना राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, ना हर जगह पुलिसकर्मी होते हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम हर जगह होता है, जिस इकोसिस्टम की स्विच हमारे राजनीतिक मित्रों के सामने होती है। हमने वो भी दिन देखा था कि एक आईपीएस अफसर जापान से कोर्स करके आए, कैमरा लेके आए, ड्यूटी नहीं दी, बर्खास्त कर दिए गए, वो भी इकोसिस्टम था। आज हम ये देखते हैं कि कांस्टेबल फॉर्च्यूनर गाड़ी निकालता है जो पुलिस कमिश्नर की भी हैसियत नहीं है, और हमारी हिम्मत नहीं कि हेड कांस्टेबल कह दें कि दीवान जी आपके पास ये फॉर्च्यूनर आई कैसे। जाहिर है कि जब हम 100 चूहे खा के बैठे हैं, मेरे अंदर नैतिक साहस होगा, मैं पूछ लूंगा, वो क्या हुजूर मेरे पास तो फॉर्च्यूनर, आपके पास तो मैंने सुना रोल्स रॉयस रखी हुई है। पहले आप खुद अपने को ठीक कीजिए, अपने को ठीक करेंगे तब आपको ये जो राजनीतिक, मेरे ऊपर तो राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा, जब पड़ा तो हमने कहा मैं अपने पेपर्स रख रहा हूं, आप मुझे हटा दीजिए। हटना मंजूर है, लेकिन आपके अनैतिक और अवैधानिक इंस्ट्रक्शंस लेने का मैं अभ्यस्त नहीं हूं। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग आज ऐसा निर्णय करने में सामर्थ है, मेरा प्रश्न ये है। पहले हमारे टाइम में 99% कहते थे हम नहीं करेंगे, अब 99% पहले ही गर्दन हिलाने लगते हैं। हाँ, मैं तैयार हूं करने के लिए, आप आदेश दीजिए, सेवा का मौका तो दीजिए। अब ये परिवर्तन, युग परिवर्तन इकोसिस्टम में आ गया। दुर्भाग्य है ये अच्छा, मतलब लालायित रहते हैं लोग की सेवा का मौका मिले, ये कह रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, वेद जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक पॉइंट जो इस चर्चा का अभी तक हिस्सा नहीं बन पाया, उस पर भी मैं चाहता हूं आप लोगों की राय। जो ट्रेंड इधर देखने को मिला है, नाबालिगों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये इसके पीछे वही वजह है चूंकि उनको उतनी कठोर सजा नहीं मिल पाती है, या जो उसके लिए प्रावधान बनाए गए कानून में उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं पेशेवर अपराधी, इन लोगों को आगे लाकर, बच्चों को आगे लाकर? देखिए, जुवेनाइल की जो स्थिति है देश में, बड़ी भयंकर रूप से उनका गैर इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े गैंगस्टर जो है उनको हायर कर रहे हैं, उनको भटकाया जा रहा है, यहां से लेके अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तक उनको हायर किया जाता है, ले जाया जाता है, वहां पर वो जेलों के अंदर जाते हैं, क्राइम करते हैं। वो तो विदेशों की बात कर रहे हैं। अभी एफआईआर की बात हो रही थी, जहां तक कानून का
संबंध है। मैं विक्रम साहब की बात से 100% एग्री इसलिए करता हूं क्योंकि मैं भी दिन रात इन्हीं चीजों के अंदर इन्वॉल्व हूं और देखता हूं कि किस तरह से पुलिस की स्थिति। हालांकि अब जो नया कानून आया भारतीय न्याय संहिता 2024, उसमें 0 FIR का प्रोविजन किया गया है, परंतु मुझे खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहते हुए बड़ा जोर भी पड़ रहा है, पर मैं कहूंगा जरूर कि 0 FIR कराना भी आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में कितनी 0 FIR होंगी? मेरा सवाल दिल्ली पुलिस के साथियों से जो इस टेलीविजन को देख रहे हैं कि क्या दिल्ली के अंदर कोई 0 FIR करा के दिखाए या उसको रेगुलर में कन्वर्ट करके दिखाए? ये अपने आप में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको मैं इसमें एक एग्जांपल जोड़ देता हूं। ऋतुराज जी इसका जवाब दीजिएगा मुझे। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रहा हूं। मुझे किसी शख्स ने फोन किया कुछ दिनों पहले कि उसकी बाइक चोरी हो गई। बाइक तो पुलिस क्या ढूंढेगी, उसकी FIR ही दर्ज नहीं हो पानी थी। 7-8 दिन तक चक्कर लगाता रहा थाने के। तो सिर्फ यह कह देना कि चूंकि बीजेपी का वहां पर शासन, इसलिए अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा राजनीतिकरण करना ज्यादा हो गया? ये देखिए, पंजाब की सरकार वहां के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो हो सकता है वो कर रही है, लेकिन सवाल आज यहाँ पर यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे दुनिया के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, सारे टूरिस्ट, सारी मीडिया, सब कुछ दिल्ली के अंदर में है। और आज जब यहाँ पर में इस तरह की घटना घटती है, भाई पुलिस जो है सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अंदर है। आप मुझे बताइए कि आखिरी बार गृह मंत्री ने कब मीटिंग करी थी पुलिस कमिश्नर के साथ? उनके पास समय नहीं है मीटिंग करने का, उनके पास समय नहीं है लॉ एंड ऑर्डर देखने का। और यही नतीजा है कि 11 साल से केंद्र के अंदर में बीजेपी की सरकार है। अब तो 4 इंजन है आपके पास, मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, पुलिस आपका, LG आपका, सब कुछ आपका। कौन ठीक करेगा लॉ एंड ऑर्डर को? ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। ऋतुराज जी, आप तो MLA रहे, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हर फ्राइडे को LG साहब एक क्राइम रिव्यू मीटिंग लेते हैं। आप तो खुद सरकार के अंदर रहे, बड़े वरिष्ठ MLA हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए कि हर फ्राइडे को LG हाउस के अंदर क्राइम रिव्यू मीटिंग होती है। कम से कम इतना तो, ऐसा तो ना बोले कम से कम कि वहां कोई देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। उनको बोला पूरे दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है, रेप कैपिटल बना दिया है, ड्रग कैपिटल। चलिए ठीक है ऋतुराज जी, आपकी बात मैं समझ गया। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, रामकृपाल जी, वो जो मैंने सवाल पूछा ऋतुराज जी से, उसके जवाब में उन्होंने कहा चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, तो इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये कह रहे हैं वो, उनके कहने का मतलब ये। आनंद जी एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, रागी जी जल्दी से सर, उसका रामकृपाल जी समय नहीं है। रागी जी जल्दी से। देखिए कैपिटल बना उसी दरमियान बना जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही। जितने गुंडे, मवाली और बदमाश रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शरण देने का काम किसने किया? ये आम आदमी पार्टी ने ही तो किया। ये मोहल्लों के अंदर जो जितने सारे दंगाई से लेकर के चीना चपटी करने वाले ये कौन लोग हैं? दिल्ली के मूलवासी नहीं है, दिल्ली के मूलवासी नहीं है। जिनका आधार कार्ड, राशन कार्ड और जिनका वोटर ID कार्ड बनवाने का दुष्कर्म जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया। आप जरा पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, इसकी सोशल प्रोफाइल निकाल करके देख लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कौन लोग ये कर रहे हैं। ये रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, सबों को आकर के मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में दंगाइयों को शरण देने का काम किसने किया था? दिल्ली दंगाइयों को शरण देने का काम किसने किया था? आपके समय ऐसा हुआ, आपने ऐसे दुष्कर्म किए। ये वोटर ID, फ्रेम ID कार्ड बना करके अपनी सत्ता को संचालित करने के लिए दिल्ली की पुलिस तभी आपकी थी। आप होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की तरफ इशारा करने से बोले हाँ, दिल्ली पुलिस की एक गलती जरूर हुई है कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ने में बहुत देरी कर दी। दिल्ली पुलिस की एक गलती जरूर हुई है, मनीष सिसोदिया को पकड़ने में बहुत देरी कर दी। अब तो बाहर आ गए सभी, अब तो रागी जी सब बाहर आ गए अब तो जमानत। हाँ रामकृपाल जी आता हूँ, अनिका जी मैं आपके पास आऊंगा। रामकृपाल जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हीं के रहम पर आप प्रोफेसर हैं। ठीक है ऋतुराज जी आपकी बात हो गई। हाँ देखिए, यही जो चीज़ें हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत सारी जगहों से आज भी बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि देखिए ये जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो बहुत हद तक वहाँ से चल करके, और अदालत है, पूरा नेटवर्क है। ये जो होता है ना कि पुलिस से नेक्सस,
और पुलिस में इंटरफेरेंस, वो टॉप लीडरशिप अगर बिल्कुल बहुत सख्त होकर के कदम उठाए तो यही पुलिस जो है रिजल्ट देगी। और एक चीज और देखना जी सर, आपकी अनुमति से छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं। ये बताइए मुझे कि अब चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं, चेन स्नैचिंग है, यहाँ कौन सा नेक्सस काम करता होगा और राजनीतिक दबाव आ जाता होगा कि आप नहीं करो? मैं आपको बताऊं देखिए, नीचे से ऊपर तक अगर आप जाइए ना, मिडिल एक नेक्सस भी होता है। वो हमेशा क्या होता है कि भाई छुड़ा लूंगा पैसा दे करके। ये जो पैसा और ये जो कुछ लोगों के पाले हुए गुंडे होंगे। बिल्कुल मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम अचानक खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे उत्तर प्रदेश में भी सिस्टम है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है एक सख्ती बरती गई है। और वही है, जीरो टॉलरेंस अगर रखिए कि अगर कोई अपराधी है, वो भले बेल पे छूट गया हो, जेल से छूट गया हो, उस पर निगाह रखिए और उस पर सारी चीजें। लेकिन आप जो उत्तर प्रदेश में सख्ती की बात कर रहे हैं, उस पर ओनिका जी को आपत्ति है। वो सख्ती भी तो उन्हें नहीं पसंद है पुलिस की। ओनिका जी देखिए सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको जिस तरह से हम ले रहे हैं, ये इट्स नॉट राइट। बहुत गंभीर मुद्दा है। दिन दिहाड़े लूट हो रही है, मर्डर हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सर बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए जिम्मेवारी लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रांत में हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बहरहाल इस मुद्दे पे अगर आप बात करें तो सर दिल्ली की सरकार और केंद्रीय भाजपा की सरकार सीधे से जिम्मेवार है, नाकाम रही है इस चीज़ को रोकने के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि देश को सुरक्षा रखने भी नाकाम रही है। 4 आतंकवादी आप पहलगाम की नहीं पकड़ सके आप, और आपको दूसरे देश आप कहां से कहां चली गई? इंडिकेट कर रहा है सर ये अब कहां से? हम दिल्ली पे बात कर रहे हैं। कनेक्टेड है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आतंकवाद पर अगर बहस होगी तो हर चीज का हम फिर बहस कर लेंगे। 26 से 11 से तमाम चीजें आ जाएंगी। दिल्ली की कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो हुए 84 में ब्लास्ट हुआ था। इंदिरा गांधी का, इनके तो नेता का खुद मर्डर हुआ, इनकी कोठी के अंदर हुआ, कांग्रेस के राज्य में हुआ। आप क्या बात कर रही हैं ओनिका जी? बात कर लीजिए, जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली की सरकार हट गई थी, लेकिन फिर भी जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी और तमाम हमने एक कानून लाके दिया था कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट रखिए, इन कैमरा रिकॉर्डिंग करिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने घर में अपने सांसद को पीट दिया। क्या किया इन लोगों ने? अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से अपनी ही सांसद को, अपने महिला सांसद को मिलके अपने ही घर में पिटवा दिया, सवाए अपने राजनीतिक फायदे के अलावा दिल्ली को। मैं जो समझ पा रहा हूँ वेदभूषण जी कुल मिला जुला कर जो बात कहना चाह रही है ओनिका जी, चूंकि कांग्रेस की प्रवक्ता है, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी। ठीक है, अभी नहीं कर पा रही है। राजनीतिक मजबूरी है उनको इस तरह के बयान देकर अपने आकाओं को बताना होता है कि मैंने कितनी खूबसूरती के साथ में कांग्रेस को प्रोटेक्ट किया है, परंतु ज्यादातर हिस्सा मैंने अपनी पुलिस के नौकरी में वो कांग्रेस के टाइम रहा। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कानून मुक्त हो गया था, राम राज्य था दिल्ली के अंदर, या हिंदुस्तान में कोई क्राइम जीरो पर आ गया था। क्राइम कभी ना रुका है ना रुकेगा, कितनी भी सख्ती कीजिए। हाँ, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके तमाम उपाय किए जा सकते हैं। एक करके बोलिए ओनिका जी, जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करिए, फिर बोलेंगे वेद जी। हाँ जी, हमारे होम मिनिस्टर तो रिजाइन किया था, शिवराज पाटिल रिजाइन किया था, आपके होम मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, वो कपड़े बदलने वाला जो प्रसंग सामने आ गया था उस दौरान, उसकी बात आप कर रही हैं? जो कपड़े बदल कर आ गए थे जिसपे बड़ा बवाल हो गया था, शायद उसकी बात कर रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल चार चौबंद हो गई थी। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने दंगे हुए। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है। 84 एक्ट को छोड़ दीजिए, जब उस टाइम मिसेज इंदिरा गांधी का खुद का इनका मर्डर हुआ, उन्हीं की कोठी के अंदर हुआ। उसके बाद में एक दंगों का इतिहास रहा है। कांग्रेस के टाइम में दंगों का इतिहास रहा है। आप मैडम तैयारी करके आइए, देखिए कांग्रेस के टाइम में। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरी ज्यादातर सेवाएं कांग्रेस के टाइम में रही है, परंतु मैंने वो भी दंगे देखे जब कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उन दंगों के अंदर इन्वॉल्व पाए गए थे। आपके कई एमपी जो है आज भी फेस कर रहे हैं। आनंद जी बता दें कौन कौन एमपी जो है दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ जेलों के अंदर है। तो थोड़ा आप भी अपने ग्रेवान में देखिए कि कांग्रेस के उन्होंने और कही। रामकृपाल जी, वो घटना याद दिलवा रही है मेरे ख्याल से शिवराज पाटिल जी वाली घटना थी, जो कपड़े बदल कर आ गए थे। वो इतनी बड़ी घटना के बाद भी तो फिर उनका इस्तीफा वगैरह ले लिया गया था। आज की तारीख में रिलेवेंस
बाकी बातें अगर आप रिजाइन देंगे, अमित शाह रिजाइन देंगे, नहीं मणिपुर हिस्सा हुआ रिजाइन अरे देंगे? मैडम कोई सॉल्यूशन नहीं है मैडम, कोई रिजाइन से सॉल्यूशन होता तो अब 1000 होम मिनिस्टर चेंज हो जाते अब तक। रिजाइन कोई सॉल्यूशन नहीं है मोनिका जी, आप तो पुरानी वरिष्ठ नेता हैं, कोई इसके अंदर ये कोई रास्ता नहीं है कि रिजाइन हर बात इसी दिल्ली में ठीक है मोनिका जी आपकी बात मैडम आपने बहुत लंबा बोल लिया, बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। हाँ रामकृपाल जी देखिए ठीक है मोनिका जी प्लीज, मोनिका जी हाँ रामकृपाल जी मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि सिस्टम वही है, व्यक्ति वही है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं फिर वही कह रहा हूं, कड़ाई जिसको कहते हैं ना कड़ाई, अगर कोई प्रशासन ये चाहे कि यह बदमाश भले कोर्ट से बाहर आ गया है, उस पर अगर पुलिस विभाग निगाह रखता है कि कोई ऐसी हरकत ना हो, तो मैं समझता हूं कि अपराध नहीं हो सकते। एक एक बीट कांस्टेबल जो होता है उसको पता होता है कि मोहल्ले में कौन गुंडा है कौन नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री तक चली गई, सुन तो लीजिए। अरे रामकृपाल जी को सुन लीजिए, वो तो किसी पार्टी से नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हकीकत बता रहे हैं पुलिस की बारे में, जमीनी हकीकत ठीक है, दिल्ली में जल्दी से समय नहीं है रामकृपाल जी, धकेल कसी जा सकती है उस बारे में बता रहे हैं, आपकी पार्टी पर कमेंट कर रहे हो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि पुलिस को कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तब भी होगा, लेकिन जितना कम से कम हो सके वो करना चाहिए। और ये बिल्कुल जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, हर बीट कांस्टेबल को पता होता है कि उसके इलाके में कौन गुंडा है कौन मवाली है, ये सारी चीज़ें। और कई बार क्या होता है कि जो मैंने कहा कि वहाँ का एक माफिया जो होता है वो नेक्सस चलाता है, पैसे खिलाता है, सारी चीज़ें। तो लेकिन अगर लीडरशिप बहुत क्लियर है कि हमको ये रिजल्ट चाहिए तो बदलाव हो सकता है। मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, आप चाहे कोई डेटा लीजिए, लेकिन कहीं जाकर के पूछिए, लोग कहते हैं कानून व्यवस्था के नाम पर योगी को वोट मिलता है और बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये परसेप्शन दिल्ली में बिगड़ रहा है और ये परसेप्शन आना चाहिए। ये कैसे आएगा विक्रम सिंह जी? विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस अधिकारी रहे, सबसे बड़े अधिकारी रहे, कैसे होगा सर ये इस तरीके से होगा कि हर आदमी अपना काम करे। एक फौज में कहावत, देयर आर नो बैड सोल्जर्स ओनली बैड जनरल्स। नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो बीट कांस्टेबल जैसा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है शायद, आपका वीडियो हमें नहीं मिल पा रहा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। विवेक जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। हाँ विवेक जी। देखिए इस पूरी डिबेट के अंदर आप बड़ा लेट आए मेरे पास, ये आदमी नहीं मैं आ गया था बहुत पहले। अरे सर ये मत बोलिए, पहले भी बात हो चुकी है आपसे। जस्ट अ सेकंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। आपने एक तो बीजेपी को बुलाया नहीं है, आपका चैनल, और आप बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एलिगेशन नंबर 1। आप अनर्गल आरोप ना लगाएं, मेरी आपसे विनती है। जो बात आप नहीं जानते रनिंग कमेंट्री मत करिए, ठीक है? जिस बात के बारे में आपको जानकारी नहीं है आप जज की भूमिका में मत बैठिए। आपने आपसे एक जजमेंट पास कर दिया, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। सर आप रीजन दीजिए, बीजेपी क्यों नहीं है चैनल में आपके? अरे भाई मैं कैसे रीजन दे सकता हूँ? अजीब सी बात है, आप हैं कौन? ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप। अब आप सोचिए, अब आप बीजेपी के प्रवक्ता को तो आप बुला के नहीं लाए। ये रिटायर्ड एसीपी जो आया हुआ है यहाँ पर, देखिए एक तो बदतमीजी से बात मत करिए। एक मिनट मुझे जो भी यहाँ पर है वो हमारे गेस्ट हैं, बुलाया गया है, मंगाया गया, इस तरह के शब्द नहीं। आदर के साथ बात करिए प्लीज। आप भी मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, लेकिन एक दूसरे को आप आदर के साथ संबोधित करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज डोंट रिक्वेस्ट, लिसन टू मी। पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। Please keep quiet and let me speak. I don't need to learn from you. बिल्कुल सुनिए, बदतमीजी मत करिए विवेक श्रीवास्तव, बदतमीजी मत करिए। पहली बात मैं आपको बोल दूं, उनकी आदत है, आप जजमेंट पास मत करिए, बदतमीजी मत करिए, हर चैनल पर इसी तरह से आप आराम से बात करिए। और एक जो पुलिस अधिकारी रहा है हर जगह इतना बड़ा, आप उसके लिए इस तरीके की बात नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं, झाड़ खाने की आदत पड़ चुकी है इनको, हर चैनल पर झाड़ खाते हैं, इनकी मजबूरी बन चुकी है झाड़ खाना। मेरे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा थोड़ी और लंबी हो सकती थी लेकिन समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए जी न्यूज।